की जगह पे दो चीजें सुपर इम्पोज हो गई, मिल गई, है ना। ऐसा शब्द कई सब्जेक्ट में आता है। सुपर इम्पोज का मतलब होता है मिल जाना, तो बन जाएगा सुपरपोजिशन। तो यहां हम किन के मिलने की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में? वेव्स के मिलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो वेव एक समय पे एक ही जगह पे आ जाएं तो उनको मिलना ही पड़ेगा। दो वेव एक समय पे एक ही जगह पे आ जाए तो उनको, अब मिलने के बाद वो वेव किस नियम के हिसाब से अपने पार्टिकल को एडजस्ट करती हैं, है ना, उसका एक सिंपल नियम है जिसको हमने बोला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये प्रिंसिपल हमें सीधे सीधे मान लेना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत आसान है कि अगर एक वेव पार्टिकल को y1 हाइट पे रखना चाह रही थी और दूसरी वेव y2 हाइट पे, तो दोनों मिलके कहां रखना चाहेंगी? y1 प्लस y2 पे, है ना। वैसे तो देखा जाए तो ये वेक्टर सम होता है, बट क्योंकि एक लाइन का डिस्कशन चल रहा है, अभी हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव में या तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा या तो नीचे। जब एक लाइन का डिस्कशन होता है तो उसको वेक्टर ना लेके बस साइन के साथ काम चला लिया जाता है, नहीं। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि y1 अगर एक वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, y2 दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, तो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी? y1 प्लस y2। अगर उससे ज्यादा वेव है तो सबका सम हो जाएगा, है ना। तो यहां y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, और y1 y2 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ waves in superposition of different wave in superposition। तो देखने में ये नियम बड़ा सिंपल लगता है, बट इसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने बहुत आइडियल बातें लेके समझाने की कोशिश करी है ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फिजिकली मतलब क्या है। पहले इतना नोट कर लें। यानी इस टॉपिक की शुरुआत इसी प्रिंसिपल से हो रही है कि मतलब ये प्रिंसिपल होता है, अब इसके आधार पे आगे की मैथ्स हम लोगों को बनाते जाना है, ठीक है। जब दो वेव मिलती हैं तो इस नियम का पालन करती हैं। नोट कर लिया भाई? स्टार्ट कर दिया भाई? ये तीन घटनाएं हैं जिनको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसकी मदद से एक एक करके हम तीन घटनाएं पढ़ने वाले हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? क्योंकि हमें इंटरफेरेंस का एक्सप्लेनेशन देना है, स्टैंडिंग वेव का और बीट फॉर्मेशन। तो अभी यार मैं देख रहा हूं कि इंटरफेरेंस सिलेबस में दिख नहीं रहा कहीं, बट उसके बिना काम चलना भी नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस से ही बातें बहुत सारी शुरू होती हैं। यंग्स एक्सपेरिमेंट दिया ही है तो हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इंटरफेरेंस पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन और बीट फॉर्मेशन। कोई टॉपिक ऐसा अगर नहीं भी मेंशन किया तो हमें पढ़ना ही पड़ता है जिससे आगे की चीजें जुड़ी हैं। जैसे यंग्स एक्सपेरिमेंट पूरा इससे जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इंटरफेरेंस छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, वो भी इंटरफेरेंस से जुड़ा हुआ है। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम तो मुझे लगता है मेंशन किया है, ये नहीं मेंशन किया है, तो फिर उसके पढ़े बिना काम नहीं चलने वाला। तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से तीन चीजें एक्सप्लेन करने वाले, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन और बीट फॉर्मेशन। इंटरफेरेंस धागे में हो सकता है, इंटरफेरेंस साउंड में हो सकता है, इंटरफेरेंस लाइट वेव में भी होता है, जो हम यंग्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं। यानी इंटरफेरेंस हमें मेनली स्ट्रिंग में पढ़ना है, धागे में, और लाइट में पढ़ना है ना। लाइट का इंटरफेरेंस यंग्स वाला एक्सपेरिमेंट है। लाइट में जो हम यंग्स एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इंटरफेरेंस ही है। दूसरा चीज मैंने बोली स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। तो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हमें धागे में करना है और ऑर्गन पाइप्स में करना है ना। और बीट फॉर्मेशन ये हम लोग साउंड वाले टॉपिक में करेंगे। ये तीन बातें हम लोगों को करना है। तो ये दो बातें तो फिलहाल धागे से रिलेटेड हैं, तो हमें अभी करना है,
क्योंकि अभी हमारे मन में केवल एक ही पिक्चर है धागे वाला, और कोई पिक्चर है ही नहीं है। फिर बाद में पिक्चर जब क्रिएट हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का, तब हम बीट फॉर्मेशन की बातें करेंगे। नोट कर लिया वैल्यू? तो सुपरपोजिशन समझने के लिए ऐसे सोचो कि एक धागे में हमने ऐसी एक आइडियलाइज्ड वेव जनरेट करी है, तो तुम कहोगे ये वेव रुका कैसे है? तो ऑब्वियसली यार रुक नहीं सकती, ये चलती हुई होगी, मैंने बीच में फोटो खींच लिया है। एक वेव उधर से राइट जा रही है और एक वेव यहां से लेफ्ट जा रही है। अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा फोटो दिखाए हैं, बीच बीच में फोटो खींच के दिखाएं। ऑब्वियसली ये चलता हुआ होगा सब कुछ और कंटिन्यूअसली स्मूथली चलता हुआ होगा, बट हमने बीच बीच में फोटो दिखाए हैं। तो क्या अब तक वेव सुपरपोजिशन करी है कि नहीं? अभी तक नहीं करी। लेकिन जैसे ही दोनों वेव, देखो मीडियम एक ही है, धागा एक ही है, लेकिन वेव दो हैं, एक उधर से जनरेट हुई और एक इधर से जनरेट हुई है। क्या बता, अब इनका कुछ दायरा सुपर इंपोज कर गया है ना? यार एक वेव चाहती थी पार्टिकल यहां रहे और एक वेव चाहती थी पार्टिकल यहां रहे, ये बस ऊपर का देखे, यहां, और दूसरी चाहती थी यहां। तो रूल क्या कहता है कि पार्टिकल दोनों के सम के हिसाब से रहेंगे। तो एक ऊपर रखना चाह रही थी और एक नीचे, तो सम क्या आएगा? 0। तो जितना दायरा सुपर इंपोज कर गया वहां पार्टिकल कहां रहेंगे? बीच में रहेंगे। और ये सुपरपोजिशन का दायरा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। एक समय आएगा जब दोनों वेव पूरी तरह से सुपरपोजिशन कर जाएंगी, तब धागा एकदम फ्लैट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुपरपोजिशन एक टक्कर है और उसके बाद वेव खत्म हो जाती है। इसके बाद वेव जैसे आपस में मिली थी वैसी अलग अलग होती हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं, जैसे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। कोई लॉस नहीं, नहीं कोई लॉस नहीं। एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में इसके अंदर स्टोर रहती है, ये लॉस नहीं होती है। और जब धागा एकदम फ्लैट होता है एक पल के लिए, उस समय वो एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होती है, क्योंकि खिंची बिल्कुल नहीं है। मुझे बताओ, अभी धागा, अभी एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। लेकिन जब वो मिलती है तो धागा बीच में होता है, तब उसके अंदर खिंचाव बिल्कुल नहीं होता है। तो उस समय एनर्जी केवल और केवल किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक। चलो, मैंने यार अभी बहुत आइडियलाइज्ड वेव दिखाई थी, ऐसी वेव कोई बना नहीं सकता है, बस ये समझने के लिए दिखाया था। अब हमने थोड़ा सा पल्स जनरेट कराई है, जो थोड़ा प्रैक्टिकल बात है। ये पल्स धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है। इतना रीजन वो रीजन है जहां पे वेव आपस में मिल चुकी हैं। एक वेव चाहती थी इधर रखे रहे वेव, और दूसरी चाहती थी इतनी ऊंचाई पर रहे पार्टिकल रहे। तो ओवरऑल पार्टिकल रहेंगे कहां? दोनों के सम के हिसाब से। एक वेव चाहती इतनी ऊंचाई पे रखे, दूसरी भी चाहती तीसरी ऊंचाई पर है, तो उसकी डबल हाइट पे पार्टिकल रहेंगे। थोड़ा सा इम्परफेक्ट दिखाया। अच्छा, ये एक पल का सीन है, ये कोई परमानेंट सीन नहीं है। अगले पल सीन फिर बदल जाएगा, अगले पल सीन बदले। एक इंस्टेंट ऐसा भी आएगा जब दोनों वेव पूरी तरह से मिल जाएंगी। तो एक चाहती थी इतनी हाइट पे, दूसरी भी चाहती थी इतनी हाइट पे, तो ओवरऑल हाइट उनकी, एक चाह रही थी इतनी हाइट पे, दूसरी भी उतनी हाइट पे, तो ओवरऑल हाइट उसकी। बात समझ गए? तो ये उस वक्त का सीन है जब वे पूरी तरह से, और फिर दोनों धीरे से निकल जाएंगी जैसे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। यानी थोड़ी देर के लिए दोनों मिले और फिर अलग हो गए, और ऐसे भूला जैसे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। ये है। खत्म नहीं हुआ यार। तो सुपरपोजिशन का क्या मतलब है, मैंने ये समझाने की कोशिश की। y1 प्लस y2 का क्या मतलब, बस ये समझाया अभी तक। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें 3 चीजें पढ़ना है: स्टैंडिंग वेव, बीट फॉर्मेशन और इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे स्टैंडिंग वेव और बीट फॉर्मेशन करेंगे साउंड में। इंटरफेरेंस भी दो वेव के मिलने की घटना है।
अगर दो एक जैसी वेव एक ही डायरेक्शन में मूव करती हुई आपस में मिल जाती हैं, दो एक जैसी वेव, एक जैसी मतलब क्या, उनका ओमेगा सेम होना चाहिए, उनका के सेम होना चाहिए। अच्छा, ओमेगा और के दो चीजें सेम हो गई तो मैंने इनडायरेक्टली कह दिया कि के फ्रीक्वेंसी भी सेम है और लैम्डा भी सेम है। ओमेगा और के सेम है तो ओमेगा और के का रेशियो भी, कुल मिला के यार दोनों वेव का सब कुछ सेम है एम्पलीट्यूड के अलावा। एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है। अगर ऐसी दो वेव मिलेंगी तो हमें कुछ खास तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कह रहे हैं। कहीं कहीं एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कहीं कहीं एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो इस रिडिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना। लाइट में वो इंटरफेरेंस पैटर्न चमक के फॉर्म में नजर आता है, धागे में वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में नजर आता है, साउंड में आवाज के फॉर्म में नजर आता है। खैर, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले अभी फिलहाल धागे को दिमाग में रखें, क्योंकि और कोई चीज अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। सोचो यार ऐसी दो वेव हैं, सोचो एक धागे में मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाया है, वो ऐसी वेव दे रहा है, दूसरे धागे में मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाया है, वो ऐसी वेव दे रहा है। अगर मैं दोनों ट्यूनिंग फॉर्क एक ही धागे को दे दूं, इसका मतलब क्या कि ये एनर्जी भी उसी धागे को मिली और ये एनर्जी भी उसी धागे को मिली, तो धागे में क्या देखने को मिलेगा, तो मैं कहूंगा दोनों का असर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यार फिलहाल जिस तरह से मैंने वेव दिखाई है, पहला ट्यूनिंग फॉर्क दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क एक साथ ऑसिलेशन कर रहा है, यानी यार दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के ऑसिलेशन के तरीके में कोई अंतर, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं, कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। मतलब दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ एक जैसे वाइब्रेशन में कर दिया जाए तो धागे में क्या देखने को मिलेगा, तो सीधे सीधे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों का सम कर दो। तो बताओ इन हाइट्स और इन हाइट्स का सम करोगे तो जहां ऊंचाई है ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी, जहां गहराई है ज्यादा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। अब सोचो यार मैं दोनों वेव को थोड़ा अंतर कर दूं, मैंने यार यहां पे कुछ अंतर कर दिया है, कोई बता सकता है कितनी लंबाई का अंतर किया है, दोनों वेव में कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 का। ध्यान से देखें, आधी वेव का अंतर है, बस इतना तो सबको दिख रहा है, आधी वेव का अंतर है, और आधी वेव का अंतर मतलब पाथ वाइज लैम्डा बाई 2, समय वाइज टी बाई 2, समय वाइज टी बाई 2 मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क पहले ऑसिलेट करा दिया गया ये वाला, और ये वाला आधे टाइम पीरियड के बाद, इसीलिए तो दोनों में इतना अंतर आया है। तो पाथ वाइज लैम्डा बाई 2, टाइम वाइज टी बाई 2, और फेज वाइज पाई। आधी वेव में पाई का फेज डिफरेंस होता है, पूरी वेव एक वेव में 2 पाई का अंतर होता है। क्या जनता समझ रही, यानी इन दोनों वेव में टाइम वाइज टी बाई 2 का अंतर है, पाथ वाइज लैम्डा बाई 2 का, और फेज वाइज पाई का अंतर है। सोचो ऐसी दोनों वेव का मैं सुपरपोजिशन करता हूं, सुपरपोजिशन मतलब सब जगहों पे y1 y2 ऐड कर देना है। तो क्या बताओ, एक जगह ऊपर है तो उसी जगह पे नीचे है, यहां नीचे है तो यहां, ऐसी दोनों वेव एक ही मीडियम को मिल जाएं अगर, तो हमें ये देखने को मिलेगा क्या, अरे जीरो, एक ऊंचाई तो दूसरा नीचे, तो ओवरऑल क्या, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो कंस्ट्रक्टिव था, बढ़ गया था, और ये डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि सब कैंसिल हो गया है। अब मैं अगर इसमें थोड़ा और अंतर कर दूं, देखो यार अब मैंने कितने वेव का अंतर कर दिया है, मैंने कलर से ये बताने की कोशिश करी है कि ये लूप और ये लूप एक जैसे हैं, तो मैंने वेव को कितना खिसका दिया है, लैम्डा। तो पाथ वाइज लैम्डा का अंतर है, एक वेव पल्स का अंतर है, लैम्डा पाथ का अंतर है, कितने टाइम का अंतर है, टी के टाइम का अंतर है। क्या इतनी बात जनता समझ में आए, यानी, और फेज वाइज 2 पाई का फेज डिफरेंस, टी का टाइम, एक वेव पल्स का अंतर, तो वो सब एक ही बातें हैं, कई तरीके से बोली जा सकती हैं। तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, अगेन देखो यार, ऊपर ऊपर मैच करेगा और नीचे नीचे मैच करेगा, तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। बात क्लियर है, ऐसा, यानी पहले जैसा जो सबसे पहला डायग्राम। और फिर अगर इसको थोड़ा और खिसका दें लैम्डा बाई 2 तो फिर से डिस्ट्रक्टिव, फिर खिसका दें तो कितना, कंस्ट्रक्टिव। क्या जनता समझ पा रही है,
नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नोट नहीं करता है, बस दिमाग में बिठा लो, क्योंकि दिमाग में भी कोई नहीं बिठाता है, यही अपने आप में बहुत है। कई बात दिमाग में बैठ गई यार, ठीक है। तो अब यार इंटरफेरेंस करने के लिए हम लोग इंटरफेरेंस की एक थ्योरी बना रहे हैं, उसमें कुछ चीजें यार मैं सीधे जंप मारूंगा, तुम्हें समझना पड़ेगा यार। एक साइनोसाइडल वेव इक्वेशन ये है। तुमने सबसे पहली बात लिखी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन के नहीं? चलो इंटरफेरेंस की सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लें जो मैंने सबसे पहले पेज पे लिखाई थी। हेलो, नवनीत गुप्ता जी से बात हो रही है? नहीं, या भाई गुड आफ्टरनून सर, मैं श्वेता बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल बैंक साइड से कैसे हैं आप? मैं क्लास ले रहा हूँ। ये लोग बेचारे कैसे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखते होंगे, हर कोई बहाना बना के काट देता है बात। एक दो लोग होते होंगे जो बैठ के सुन लेते होंगे, अच्छा ठीक है बताओ सुनी के भरोसे सब चल रहा है। एक तो इतनी कॉम्प्लेक्स स्कीम होती है, सबको समझ ही नहीं आती। अच्छा, अब तरीके बदल गए हैं। जैसे पहले क्या होता है, आदमी किसी भी टाइम बात काट देता था, अब इन्होंने ऐसी शुरुआत कर रखी है कि कोई काट ही नहीं सकता तुरंत। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? तो अब कोई ऐसे पूछे कि गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग करेगा ही। आप कैसे हैं? तो अच्छे हैं, इतना तो बोलेगा ही। अब इतना बोलने के बाद तुरंत क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? तो लगता है 2 ही मिनट की तो बात में चलो बात कर ले। अभी वो 2 मिनट के चक्कर में 2 मिनट तो इंट्रोडक्शन ही में चला जाता है। फिर वो 2 मिनट जब हो जाते हैं तो लगता है कि कुछ बड़ा बता रहे हैं, चलो समझ लेते। फिर आदमी धीरे धीरे करके 5 मिनट 7 मिनट बर्बाद कर देता है। बाद में समझ में आता है कि ये जो है स्कीम हमारे काम की नहीं है। 5 मिनट बाद, तब तक 5 मिनट बर्बाद हो चुके होते हैं। पहले वाले लोगों को लगता था ऐसा है कि गुड मॉर्निंग क्या टाइम बर्बाद करें, सीधे स्कीम बताएं, तो आदमी किसी भी टाइम काट देता था, उसमें टाइम कम बर्बाद होता था, उसमें टाइम कम बर्बाद होता था आदमी का। अब 2 मिनट, हाँ ठीक है बता दीजिए। जैसे किसी ने कहा कि क्या हम बात कर सकते हैं, तो अब आदमी सोचता अभी काटेंगे तो मतलब सामने वाला क्या सोचेगा, अभी अभी मैंने बोला कि हाँ और अभी भी काट दिया। नोट कर लिया तुम लोगों ने? ब्लॉक का ऑप्शन होता है ना हाँ ये तो है। तो अब बेचारे कहीं से तो बिजनेस करेंगे यार, अगर हम लोग भी यही करते कभी कभार मगर इतना नहीं यार। तो एक वेव, एक साइनोसाइडल वेव ये है, राइट मूविंग है कि लेफ्ट मूविंग है? राइट मूविंग है। एक साइनोसाइडल वेव ये है, राइट मूविंग या लेफ्ट मूविंग? ये भी राइट मूविंग। दोनों एक डायरेक्शन मूविंग है। इनमें क्या अंतर है दोनों में? देखो यार, ओमेगा दोनों के सेम है, के दोनों के सेम है, A1 A2 अलग है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकते हैं। दूसरा क्या अंतर है,
इसका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इसका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ फाई है या डेल्टा है, कुछ फाई है या डेल्टा है। तो इनमें एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मैंने क्या डेफिनेशन बताई, सेम ओमेगा सेम के मतलब सब कुछ सेम, सिमिलर मतलब सब कुछ सेम, मे हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, तो A1 A2 अलग है, और उनमें एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। क्या इतना फेज डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा? क्यों? जब ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, लेकिन ये फेज का अंतर बदलेगा नहीं। अब ये फेज का अंतर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस इसमें एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो वो डेफिनेशन वाली बात यहां पहले तो दिखना चाहिए। तो यार हर चीज जो डेफिनेशन में फिजिक्स में वो मैथ्स में भी होती है, तो अगर तुम मैथ्स को रीड करना सीख जाओ तो कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी दो वेव को सुपर इंपोज कर रहा हूं जिनका ओमेगा सेम है, के सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, और एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट सेम भी हो सकते हैं। तो ऐसी दो वेव को सुपरपोजिशन करना है, तो सुपरपोजिशन नियम क्या कहता है, इनको जोड़ दो। तो यार इस साइनोसाइडल टर्म और इस साइनोसाइडल टर्म को हमें जोड़ना है। तो यार साइनोसाइडल टर्म को जोड़ना हमने एक्चुअली नहीं सीखा है, तो मैं सीधे बता देता हूं, ठीक है, मान लोगे। जब हम दो साइनोसाइडल टर्म को जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी एक साइनोसाइडल टर्म आता है, और जिस लुक में ये है लगभग उसी लुक में वो भी आता है, इस लुक में। यहां पे यार दो चीजें तुम्हें, दो, ये फाई 1 ये फाई 2 लिख, अच्छा ये फाई लिख देते हैं, ये फाई अलग तरह का कुल मिला के, चलो डेल्टा ही सही, डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है डेल्टा, ये फाई अलग तरह का। तो इसमें तुम्हें यार दो चीजें अलग दिख रही हैं, ये आर कहां से आ गया और ये फाई कहां से आ गया, ना आर था इन दोनों में ना, तो इस आर का लेना देना भी दोनों से है और फाई का लेना देना भी दोनों से है। क्या बता रहे, इस वेव इक्वेशन में A1 इस वेव का एम्पलीट्यूड था, A2 दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड था, तो ये R क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। R यहां क्या है, सम करने के बाद जो नई वेव बनी है, सम करने के बाद दो वेव नहीं बनती हैं, वेव एक ही बनती है लेकिन मॉडिफाइड बनती है, तो उसका R यानी एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, मॉडिफाइड। ये R क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, R क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका ये फॉर्मूला है। ऑब्वियसली वो दोनों वेव से रिलेटेड है, क्या है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है यार? ये हमने तब पढ़ा था जब एक वेक्टर A1 लेंथ का, दूसरा वेक्टर A2 लेंथ का, और दोनों के बीच में डेल्टा का एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। हमने कई बार पढ़ा है, वेक्टर में पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, फिर ग्रेविटेशन में पढ़ा, क्योंकि वहीं यूज किया गया था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां दो साइनोसाइडल टर्म थे जिसमें एक का एम्पलीट्यूड A1 था, एक का A2 था, और उनके बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा था, तो आंसर वैसा ही आ गया है। क्यों आया, इसकी कोई मैथमेटिक्स होगी, बट हमें याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका वेक्टर से कोई लेना देना, इत्तेफाक है, कई बार नहीं होता इत्तेफाक से वैसी चीजें आ जाती, तो ये इत्तेफाक से आया है, इसका वेक्टर से कोई लेना देना। लेकिन हां, याद रखने के लिए यह ख्याल अच्छा है कि एक का एम्पलीट्यूड A1 दूसरे का A2, और उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे वेक्टर के बीच में एंगल होता था, और अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट आंसर वही होता है जो वेक्टर सम से आता है। वेक्टर सम मतलब कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल जोड़ो, तो ये जो होता है इसको आर कहते थे। क्या याद आया भाई लोग? तो यार रिजल्टेंट वेव भी साइनोसाइडल, यार यहां पे जब क्वेश्चन लिखना, जब ये नोट करना, तो ज्यादा ध्यान देना, यहां मैंने जगह छोड़ी है, नहीं ये जगह तुम्हें भी छोड़ना है, यहां भी जगह छोड़ी है, ये भी तुम्हें छोड़ना है। पहले पूरी बात मैं कर लूं, उसके बाद पहले तो इतना हजम हो गया। अच्छा, हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, रिजल्टेंट का पहले वेक्टर के साथ एंगल, रिजल्टेंट का पहले वेक्टर के साथ एंगल वो ये होता था A2 sin डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 cos डेल्टा। तो ये भी वेक्टर जैसा है, तो कुछ याद रखना है ही नहीं, भूल गए होगे, बहुत समय हो गया है, बट ये पढ़ा था, और ज्यादा काम का यही है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? अब मुझे बताओ,
अगर आर ज्यादा होगा तो वेव ज्यादा ऊंची नीची बनेगी, वही एम्पलीट्यूड तो वही है। तो उसको हम क्या नाम देते थे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने इंटरफेरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कंस्ट्रक्टिव और, तो अगर आर सबसे ज्यादा है तो वो कौन सा इंटरफेरेंस हो गया? कंस्ट्रक्टिव। और आर सबसे कम है तो वो कौन सा हो गया? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, आर का फिलहाल ये फॉर्मूला है। मुझे बताओ, आर सबसे ज्यादा करना है, A1 A2 तो गिवन है, बस हमारे पास डेल्टा बदलने की आजादी है, आर सबसे बड़ा करना है। तो तुम कॉस डेल्टा क्या चुनोगे? कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा 1 डेल्टा 0, कॉस डेल्टा 1 डेल्टा 0 चुनोगे। तो अरे तुम्हें वेक्टर में भी याद है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते थे तो उनका रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होता था। अच्छा, कितना होता था मुझे बताओ? कॉस डेल्टा को अगर मैं 1 रख दूं, 1 रख दूं यहां, तो ये बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ये पता है क्या बन गया? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट के अंदर। तो क्या होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर की वैल्यू आएगी A1 प्लस, क्या जनता समझ पा रही है? ये सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड है और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। ये कंडीशन है और ये आर है। दूसरी एक्सट्रीम संभावना क्या हो सकती है? दूसरी एक्सट्रीम संभावना ये हो सकती है कि कॉस डेल्टा क्या हो जाए? -1। उससे भी एक बुरा, कॉस डेल्टा क्या हो जाए? -1। तो कॉस डेल्टा -1 अगर होगा तो पता ये क्या बन जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, और वो होता है A1 माइनस A2 का, तो R की वैल्यू सबसे कम आएगी और दैट विल बी A1 माइनस। अब चलो मुझे बताओ, कॉस डेल्टा 1 कब होता है? जब डेल्टा 0, मतलब 0 का फेज डिफरेंस। 2 पाई का फेज डिफरेंस में भी तो यही होता है, वेव में एक वेव का अंतर आ जाए। नहीं, 4 पाई इन जनरल 2n पाई, यानी इस लुक का, यानी एक वेव का अंतर आ जाए, एक भी वेव का अंतर हो तो 0, एक वेव का अंतर आ जाए तो 2 पाई, दो वेव का अंतर आ गया तो, मैंने अभी चला के दिखाया था यार सब कुछ, ताकि दिमाग में कोई तो पिक्चर बने, क्योंकि अक्सर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, पिक्चर गायब ही होता है। क्या जनता समझ पा रही है यार? जब कॉस डेल्टा 1 होगा तो उस समय डेल्टा में ये कंडीशंस होंगी, या तो एक भी वेव का अंतर ना हो, या तो एक वेव का, या तो मैंने फेज में ये कंडीशन लिखी है। क्या जनता समझ पा रही है? कॉस डेल्टा -1 फेज में क्या कंडीशन? पाई 3 पाई, यानी आधी वेव, डेढ़ वेव, ढाई वेव। जब ये वाला मामला होगा तो ये कौन सा हो गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन जनरल 2n-1 पाई। ये देखो यार, n बदलते जाओ, 0 1 2 लेते जाओ तो ये बहुत सारे फेज बन जाएंगे। यहां भी n 1 से चेंज करना, 1 लोगे तो ये आएगा, 2 लोगे तो। क्या जनता इतनी बात समझ गई? अब हम लोगों ने एक और बात करी है, वेव रास्ते में कितना डिफरेंट है वो होता है पाथ डिफरेंस, और फेज वाइज कितना अंतर है वो होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, क्या इनमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या बन जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। नहीं, मुझे बताओ, जब डेल्टा फाई, यार फेज डिफरेंस का मतलब होता है दोनों फेज का अंतर, तो अगर इसको तुम फाई 1 कह रहे हो, इसको तुम फाई 2 कह रहे हो, तो दोनों में अंतर कितना है? अरे तो वो डेल्टे का है ना, डेल्टा का ही तो अंतर है दोनों में। तो क्या फेज डिफरेंस, जिसको मैंने यहां डेल्टा से संबोधित किया है, बता यार, फेज डिफरेंस पे ये कंडीशन हमने बना ली है। अब बताओ, फेज डिफरेंस में 0 रखूंगा तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? अरे कोई वेव का अंतर नहीं। अगर डेल्टा फाई 2 पाई रखोगे, 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? अरे ये तो हमें ऐसे ही पता है कि एक वेव का अंतर मतलब 2 पाई मतलब लैम्डा, दो वेव का अंतर मतलब 4 पाई मतलब 2 लैम्डा। तो यार कोई अंतर नहीं, 0 या लैम्डा, 2 लैम्डा या हाँ 6 पाई 3 लैम्डा, बिल्कुल 2n पाई मतलब n लैम्डा। क्या ये हम पाथ डिफरेंस पे कंडीशन बोल सकते हैं? ये हम फेज डिफरेंस पे बोल सकते हैं, और ये हम, और अगर ऐसा पाथ डिफरेंस होगा या ऐसा फेज डिफरेंस होगा
या cos डेल्टा -1 होगा, सब एक ही बातें हैं। तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? R सबसे ज्यादा होगा। ऐसा cos डेल्टा होगा या ऐसा फेज डिफरेंस होगा या पार्ट डिफरेंस? पाई के लिए बताओ, पाई के लिए λ/2। अरे रखो ना यार, यहां पाई रखोगे तो λ/3 पाई रखोगे। इन जनरल 2n-1 λ/2 इन जनरल। ये जनरल फॉर्मूला भी बहुत काम का होता है, बस n बदलते जाओ तो सारे आंसर आते जाएंगे। क्या इस कंडीशन पे डेल्टा x की, इस कंडीशन पे डेल्टा फाई की, इस कंडीशन पे या cos डेल्टा -1 होने पर कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव। और उस समय r क्या होता है? सबसे कम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जगह छोड़ रखी है ना यहाँ पे, इतना पहले नोट कर लो, जगह छोड़ दो। अभी जगह यहां भी छोड़ना है थोड़ा थोड़ा, जहां जहां तुम्हें जगह दिख रही उतना जगह छोड़ना है। सब भरेगा, पूरा बोर्ड भरेगा अभी यार एकदम घना बोर्ड भरने वाला है। दोनों 5 और 5 थे डेल्टा की रेट। तो ऊपर में मतलब दोनों 5 और 5 थे, इसलिए यहाँ पर 5 नहीं पुश कर दिए। हाँ, फेज डिफरेंस होगा, ये फेज डिफरेंस का नाम फाई लिखा है। ऊपर से दोनों थे 5 to 5 इसलिए अलग लिखा है यार एक का हमने ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा था, एक का ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तो बताओ दोनों के फेज में अंतर क्या था? तुम चाहो इसका कोई पूछे फेज क्या है तो तुम लिखोगे ओमेगा टी माइनस, इसका फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। दोनों में अंतर कितना है? तो तुम उसको फाई 2 माइनस फाई 1 को भी डेल्टा लिख सकते हो। और ये जो फाई आया है ये रिजल्टेंट वेव का फाई है, इसको रिजल्टेंट वेव का इनिशियल फेज लिख सकते हैं। रिजल्टेंट वेव का t बराबर 0 फेज, x बराबर 0 फेज। भाई ये डेल्टा क्या होता है? t बराबर 0, x बराबर 0 फेज। यार इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं कभी, बस तुम आर समझ लो, यही बहुत है। कभी कोई फॉर्मूला ही पूछ दे तो बात अलग है, वरना इस पे कभी कोई बात होती नहीं। नोट कर लिया वैल्यू? मुझे बताओ, हम लोगों ने यार एक फॉर्मूला पढ़ा था आई इंटेंसिटी, क्या पढ़ा था? हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी, पढ़ा था कि नहीं था? हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी। तो क्या पता है इन दोनों वेव में ओमेगा सेम है कि नहीं? स्पीड सेम है तो रो और वी भी सेम है। तो केवल क्या अलग है दोनों में? एम्पलीट्यूड। तो मैं क्या इंटेंसिटी को समथिंग इंटू ए1 स्क्वायर लिख रहा हूं, जहां पे समथिंग फिक्स है। भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी। तो ओमेगा स्क्वायर रो वी दोनों का, तो मैं लिख रहा हूं आई इज प्रोपोर्शनल टू ए1 स्क्वायर। तो I2 को मुझे क्या लिखना चाहिए? CA2 स्क्वायर। C वही रहेगा, तो रिजल्टेंट वेव का I क्या लिखोगे? नहीं, मैं पूछूं कि यार I1 A1 स्क्वायर के रिलेटेड है, I2 A2 स्क्वायर से, तो बता I रिजल्टेंट किससे रिलेटेड होगा? CR स्क्वायर होगा। क्या होगा? CR स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं A1 स्क्वायर को I1 बाई सी लिख रहा हूं और A2 स्क्वायर को I2 बाई सी लिख रहा हूं, तो बताओ R स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? I रिजल्टेंट बाई सी। क्या ये बात? अब मैं इस पूरे का स्क्वायर करने वाला हूं, तो बताओ यार स्क्वायर करने के बाद क्या बन जाएगा? ठीक है, इतना दिख रहा है सबको? R स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं I रिजल्टेंट बाई सी।
और a1 स्क्वायर की जगह a2 स्क्वायर। फिर a1 को क्या लिख सकते हो, वो आएगा रूट i1 बाई रूट सी, और a2 क्या आएगा, तो रूट सी क्या हो गया c, ये रूट सी क्या हो जाएगा c cos डेल्टा, c सबका कट जाएगा। देखो यार ये c ये c ये c और ये c ये भी c बन गया, तो आई रिजल्टेंट क्या बन गया। तुम यार ये फॉर्मूला बड़े आराम से याद रख सकते हो, सब बातें अभी भूल जाओ बीच की। मुझे ये बताओ कि पिछले फॉर्मूले में इसका स्क्वायर कर दो, और जहां आर स्क्वायर है वहां आई, जहां a1 स्क्वायर है वहां i1, जहां a2 स्क्वायर है वहां i2, और जहां a1 है, अब यहां स्क्वायर तो है नहीं, तो यहां अंडर रूट, यहां अंडर रूट। तो क्या ये लुक और ये लुक में बस अंडर रूट का फर्क है हर टर्म में? नहीं है। अरे देखो यहां जो स्क्वायर में था यहां वो बिना स्क्वायर के है, क्योंकि आई और इसको ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसका लुक और इसका लुक सेम आ गया है। तो यार अभी तक हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, तो उसी की मदद से हमने किसका बना लिया, इंटेंसिटी का। अब मुझे बताओ फिर से, ये बात नोट कर लोगे, इधर ध्यान दीजिए। जब cos डेल्टा 1 होगा, जब cos डेल्टा 1 होगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं अंडर रूट i1 का स्क्वायर, अंडर रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट, पता है ये क्या बन गया, अंडर रूट i1 स्क्वायर अंडर रूट i2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट का होल स्क्वायर। नहीं बन गया? कब? जब इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव नहीं, और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तब क्या यहां पे cos डेल्टा -1 लिखा जाएगा, तब ये बनेगा अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट i2 स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा अंडर रूट i1 माइनस, तो यार क्या आई मिन का फॉर्मूला ये बन गया। तो कंस्ट्रक्टिव के ये डिस्कशन, डिस्ट्रक्टिव का ये, और जब जनरल डिस्कशन हो तो ये फॉर्मूले हैं भाई, इसी से तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लेन हुआ है। क्या हमेशा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ही होगा क्या, बीच का भी हो सकता है? क्या जनता ये बात समझ गई है? ज्यादा हो रहा है? कम भी तो हुआ यार पिछले हफ्ते। नोट कर लिया भाई? तो यार इस पूरी कहानी में कुछ कुछ हाइलाइट्स हैं, मैं बाकी सब छुपा के केवल हाइलाइट्स दिखा रहा हूं। हाँ रुक के, थोड़ा रुक के। नोट कर लिया? इस क्लास का कोई होमवर्क अभी नहीं रहेगा, लेकिन इसको एक बार पूरा ढंग से नजरिया बना ले तो क्लियर रहेगा, अगली क्लास में दिक्कत नहीं होगी।
नोट कर लिया? तो यार पूरी कहानी के मेन हाइलाइट्स क्या हैं कि दो वेव सिमिलर वेव का सुपरपोजिशन यानी सम किया तो ये आया। इसमें आर का एक बड़ा सा फॉर्मूला था, इसलिए मैंने यहां आर अलग नाम दे दिया है, वरना आया तो यही था। तो आर का ये फॉर्मूला है और इंटेंसिटी का ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। बता कॉस डेल्टा जब 1 होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, और जब कॉस डेल्टा -1 होगा तो ये भी मिन होगा। तो कॉस डेल्टा जब 1 होगा तब ये मैक्स कितना होगा और ये मैक्स कितना होगा। कॉस डेल्टा जब -1 होगा तब ये आर मिनिमम कितना होगा और आई मिनिमम। ये फॉर्मूले समझ में आ जाना चाहिए। अब ये कब होगा, तो डेल्टा पे जनरल कंडीशन ये बनी है और डेल्टा एक्स पे जनरल कंडीशन ये बनी है। डेल्टा पे जनरल कंडीशन ये बनी और डेल्टा एक्स पे जनरल कंडीशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनरल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। क्या ये मेन हाइलाइट्स हैं, और इन हाइलाइट्स को मैंने इतना सा दिखाया होगा शायद, उसमें दिख रहा है ये दिख रहा है भाई। तो यार इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करें, बस एक, नहीं तो फिर फैल जाएगा। मुझे डर रहता है कि फैले ना, सब कुछ बंधा सा रहे। हाँ बस एक, 4-5 क्वेश्चंस हैं, जो कुछ अभी पढ़ा है उसी चीजें पूछी गई हैं बस तुमसे। हाँ ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है। दो वेव हैं, एक ये है और एक ये है। इनमें क्या कराया गया है, सुपरपोजिशन कराया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है दोनों वेव के इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। ये A2 है, ये A1 है, बस ये कुछ नहीं बताया गया। ये A2 है और ये क्या है, A1 है। पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज बताना है। फिर मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल जब दोनों वेव सुपर इंपोज करती हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड रेशियो, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो। फिर कहा गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब डेल्टा इतना होगा, पीछे फॉर्मूले बगल में लिखे हुए हैं, सब कुछ यहीं से तय हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि ये करने के बाद पता चलेगा। कई बार नहीं होता कि आगे जाने के बाद पता चलता है अच्छा पीछे हम ये सब इसलिए कर रहे थे, तो वो काम हो जाना चाहिए। क्या पहला क्वेश्चन हो गया, हो जाना चाहिए इतनी देर में। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, तो एक वेव 1 ये है, वेव 1 की इक्वेशन ये है, वेव 2 की इक्वेशन ये है, इनकी इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। कितने लोगों ने कर लिया? इन दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। नोट करें और पहले दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशियो मुझे बताओ, इंटेंसिटी का वेव से कैसे लेना देना है? I इज प्रोपोर्शनल टू, तो वेव 1 के लिए a स्क्वायर 3 स्क्वायर है और वेव 2 के लिए a स्क्वायर 4 स्क्वायर है। तो पहला आंसर हो गया I1 बाई I2 बराबर A1 स्क्वायर बाई यानी 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/16। ये तो होना ही चाहिए यार। मैंने इसलिए पूछा है कि पहले तो वो समझ में आए कि हम बातें कर क्या रहे थे। सिचुएशन में आना जरूरी है, सब कुछ हो जाता है, सिचुएशन नहीं पता चलती कई बार, और ये उसी तरह का टॉपिक, इतनी बड़ी बातें हैं तो यही पहले संभाल लें। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो रिजल्टेंट वेव का
मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल जब दोनों वेव मिल गई हैं तो रिजल्टेंट बन गई है। तो एक तरह से ये पता है क्या पूछा है, आर मैक्स और आर मिन का रेशियो। तो आर मैक्स क्या था 3 + 4 का स्क्वायर और आर मिन क्या था, तो वो पता है कितना आ गया 7/1 का स्क्वायर, यानी कितना 49 / 1। स्क्वायर नहीं था ना, हाँ स्क्वायर कहां था, सॉरी a1 + a2 था, तो वो 7/1 आएगा। ये माइनस साइन मत देना क्योंकि वो डिफरेंस होता है, ज्यादा से कम घटाएंगे, ज्यादा से कम घटाएंगे यार, ये 3/4 नहीं 4 - 3 करेंगे, हमेशा ज्यादा से कम घटाते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स के रेशियो हैं। तो ये कितना आ रहा है 7/1। चलो दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी का रेशियो। तो यार अलग अलग इंटेंसिटी तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, मुझे बताओ, क्या I a² के प्रोपोर्शन होता है, तो I मैक्स R मैक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा, और I मिन, भाई I क्या होता है रिजल्टेंट ना, R मिन के स्क्वायर के, तो R मैक्स R मिन का रेशियो हम ला चुके हैं, तो I मैक्स और I मिन का रेशियो क्या आ जाएगा, वही मैंने गलती से लिख दिया था 49/1, इसका स्क्वायर यानी 7/1 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया यार। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब डेल्टा ये है तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, बताओ रिजल्टेंट। ये जनरल डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है या जनरल, ये कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, डिस्ट्रक्टिव या जनरल, जनरल है। क्यों, कंस्ट्रक्टिव में पाई डेल्टा ये नहीं होता था, 2π 0 4π होता था, डिस्ट्रक्टिव में पाई 3π होता था, तो ना ये कंस्ट्रक्टिव वाला है ना, तो अब हमें कौन से फॉर्मूले की तरफ देखना चाहिए, इधर नहीं देखना चाहिए, इधर वाले फॉर्मूले की तरफ देखना चाहिए, आर लाना है ना। तो कितना आएगा √3² 4² 2 × 3 × 4 cos π/3, cos π/3 बोले तो cos 60 हाफ आएगा। तो पता है ये सॉल्व करके कितना आ रहा है √37 हो गया है। अगली चीज लिखिए, राइट रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर दिस, रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर दिस, ये क्या हो गया रिजल्टेंट इक्वेशन, क्या बता यार y रिजल्टेंट क्या होता था, r sin ω_t - kx प्लस, तो r की जगह क्या लिखोगे √37, साइन तो साइन आएगा ही, ओमेगा की जगह क्या लिखोगे 100π, k की जगह क्या लिखोगे 2x, और ये डेल्टा की जगह क्या लिखोगे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, उसका एक फॉर्मूला था tan इनवर्स a2 sin डेल्टा यानी 4 sin π/3 अपॉन 3 + 4 cos π/3, याद है यार, इसको सॉल्व करके यहां लिखा जाएगा। खैर इसके चक्कर में मत पड़ो यार, इतना समझ लिया बहुत है, ठीक है यार। अगली क्लास में हम इसमें थोड़ा और एग्जाम्पल करेंगे।